हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2019 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 17 अगस्त 2022 से 8 सितंबर 2022 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 9 सितंबर 2022 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है। यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है। उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करेंगे। मान लेंगे ये जो आदमी है इसका मासिक आय कितना है, 100 रुपया है और कह रहा है कि अपनी आय का 30% बचत करता है। अगर आय 100 रुपया है तो इसका 30% कितना होगा, 30 रुपया, यानी उसका बचत है 30 रुपया। तो 100 में 30 बचा रहा है तो 70 कहाँ जा रहा है, 70 उसका खर्च हो जाता है। तो ये हो गया इनकम, ये है एक्सपेंडिचर और ये है सेविंग। ये स्ट्रक्चर है इसके इनकम का। अब आगे कह रहा है कि उसका जो मासिक आय है उसमें 10% का वृद्धि होता है। तो आय माने हम लोग 100, तो 100 का 10% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, 10 रुपया, यानी आय उसका 10 रुपया बढ़ गया। तो क्या हुआ, पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता। तो पहले बचत कितना था, 30 रुपया, इसका 20% 6 रुपया, यानी अब जो है बचत उसका 6 रुपया बढ़ गया। देखिए आय 10 बढ़ा, बचत 6 बढ़ा, तो इसका 4 रुपया कहाँ गया, वो चला गया खर्च में। कहने का मतलब इसका खर्च बढ़ गया 4 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है कि व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो 4 का वृद्धि है 70 के ऊपर, तो परसेंटेज निकाल देंगे। 4 का वृद्धि है 70 के ऊपर, तो 4/70 गुना 100% कर देंगे। ठीक है, तो जीरो कट जाएगा, ऊपर हो गया 40/7। तो 40% को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5.7%। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे, 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:9 था। अब से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15:17 होगा। अब से 15 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी। ठीक है, देखिए अब से 15 वर्ष बाद ए की आयु पूछा जा रहा है और यहाँ पर अब से 15 वर्ष बाद दोनों का रेशियो दे रखा है। तो पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है, तो ए का कितना है, 15 यूनिट, यानी 15 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए। ऐसा केवल ऑप्शन नंबर 4 में है, 15 दूना 30, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको बनाना है तो आप क्या करिए, लिखिए, दो लोग हैं ए और बी। इनका जो 10 साल पहले का रेशियो है वो क्या है, 5:9। तो ये रेशियो हो गया दोनों का। उसके बाद 15 वर्ष बाद का रेशियो है ये 15 और 17, 15 और 17। और समय का गैप देख लीजिए, 10 वर्ष पहले 15 वर्ष बाद, टोटल 10 + 15 25 साल का गैप है। तो आप नीचे में 25 दोनों जगह लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर रेशियो के डिफरेंस को इक्वल बनाना ज़्यादा आसान है, तो हम लोग इस तरीके से करेंगे इसको। देखिए दोनों में कितना का गैप हो गया, 25 साल का। तो गैप आपको इक्वल करना है। यहाँ देखिए ए का 5 से 15 10 यूनिट का वृद्धि है, यहाँ पर 9 से 17 8 यूनिट का वृद्धि है। तो वृद्धि यहाँ बराबर नहीं है, तो दोनों को बराबर करिए। तो उसके लिए क्या करना होता है, दूसरा वाला का जो डिफरेंस है 15 और 17 का, उससे पहले वाला में गुना कर दीजिए, यानी कि 2 से। और पहला वाला का जो डिफरेंस है 5 और 9 का 4, वो दूसरे में गुना कर दीजिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कट रहा है, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, कटा लेंगे तो छोटा हो जाएगा। अब गुणा करने के बाद नया रेशियो मिलेगा। ये तो पहला वही रहेगा 5:9, और दूसरा क्या बन जाएगा, 2 से गुना होगा तो 30, और दूसरा में हो जाएगा 34। अब देखिए 9 से 34 25 का वृद्धि, यहाँ भी 5 से 30 25 का वृद्धि, वृद्धि बराबर हो गया। और टोटल गैप कितना, 25 साल का। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 25 यूनिट का गैप है ये 25 साल के बराबर है। ठीक है, तो 1 यूनिट का 1 साल हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है 15 वर्ष बाद ए की आयु। तो 15 वर्ष बाद का रेशियो ए का कितना है, ये 30 यूनिट है। तो 1 का 1 है तो 30 का 30 साल हो जाएगा। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते, इसको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है। ठीक है, देखिए इसके लिए आपको लिखना है क्या है, 0.435 और 35 का रेकरिंग है। तो इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए सबसे पहले पॉइंट और रेकरिंग छोड़ के नंबर लिखिए, तो नंबर बनेगा 435। और इसमें वो माइनस करेंगे जिसका रेकरिंग नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पर क्या है 4, तो 4 माइनस कर देंगे। नीचे
पॉइंट के बाद जितने अंकों का रेकरिंग हो रहा उतना 9 डालेंगे, तो यहाँ पर 2 अंकों का रेकरिंग है तो 2 बार 9 डालेंगे, और 1 अंक का रेकरिंग नहीं हो रहा तो 1 बार 0 डालेंगे। ऊपर घटाएंगे तो 431 बनेगा और नीचे 990। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते, 10 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का माप कितना होगा। ठीक है, देखिए भुजाओं की संख्या दी है तो एक्सटीरियर एंगल निकालना बिल्कुल आसान है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, 360 डिग्री को जितने भुजा है उससे डिवाइड करना होगा। तो 10 भुजा तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, 0 0 कट जाएगा, तो बाह्य कोण इसका आ गया 36 डिग्री का। अब अंतःकोण निकालना, अब जानते हैं कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, जिसमें बाह्य कोण आपको पता है 36 डिग्री, तो अंतःकोण कितना हो जाएगा, 180 में 36 माइनस कर देंगे, 144 डिग्री। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आगे, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ और दूरी को 10 घंटे में तय करता है। तय की गई संपूर्ण दूरी के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो औसत चाल निकालना है तो उसके लिए आपको चाहिए कुल दूरी और कुल समय। तो कुल दूरी कैसे पता चलेगा, देखिए 6 की स्पीड से 8 घंटा चला तो 6 अट्ठे 48 किलोमीटर यहाँ हो गया। उसके बाद 4 की स्पीड से 10 घंटा, तो 4 दही 40 किलोमीटर यहाँ चला, तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस। टाइम कितना, पहला पार्ट में टाइम है 8 घंटा का, दूसरा पार्ट में कितना का है 10 घंटा का, तो 8 10 18 से इसको डिवाइड कर देंगे, यही हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड। तो ऊपर हो गया 88, नीचे हो जाएगा 18, 2 से 9 बार में 2 से 44, तो 9 चौके 36 जाएगा, 8 बचेगा, नीचे 9, 4 सही 8/9 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, इसका मान याद करना है। ठीक है, तो देखिए इसको आप एक आइडेंटिटी की तरह याद रख सकते हैं। इसका वैल्यू -2 होता है। ठीक है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस का 1, सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस का 1, इसका वैल्यू -2 होता है। आप इसको नोट करके याद रख लें। आगे बढ़ते, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। तो पाई में 11 आता है, 11 का मल्टीपल इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 केवल 11 का मल्टीपल है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको निकालना है तो आर का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, इसमें कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। आगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 है, 25% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य 5,000 है, प्रॉफिट चाहिए इसको 25%, तो 5,000 का 25% कितना होगा, 25 पंचे 125 यानी 1,250 रुपया। इतना का प्रॉफिट लेगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5 1 6,250। ऑप्शन नंबर 2। 3 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पोते की आयु की 6 गुनी थी। 3 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पोते की आयु के 4 गुने से 6 अधिक होगी। पोते की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, लिखते हैं, आदमी को एम लिखते हैं और उसका जो पोता है उसको जी लिखते हैं, जी फॉर ग्रैंडसन। इसमें क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पहले आदमी अपने पोता का 6 गुना था, तो मान लेंगे पोता का आयु x वर्ष था, तो आदमी कितना हो जाएगा 6x। तो ये जो आयु है ये 3 वर्ष पहले का है। ठीक है, अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पोते की आयु के 4 गुने से 6 अधिक होगी। देखिए ये 3 वर्ष पहले का, 3 वर्ष बाद हमें जाना, तो टोटल कितना का वृद्धि करना होगा, 3 + 3 6 का वृद्धि करना होगा। ठीक है, तो दोनों में जब 6 जोड़ देंगे तब जाके ये कंडीशन अप्लाई होगा। अप्लाई क्या करना है, उसका आयु उसके पोते की आयु के 4 गुने से 6 अधिक, तो पोता का आयु ये है, इसको 4 से गुना कर दीजिए, इसमें 6 जोड़ दीजिए, इसके बाद दोनों को बराबर करके x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो सॉल्व करते हैं, कितना होगा, यहाँ x गुना 4 4x हुआ, इस तरफ आएगा तो 6 में 4 घट जाएगा 2x, और 6 चौके 24, 6 30, 6 जाके घट जाएगा 30 में, तो बचेगा कितना 24, 2 से कटा देंगे 12, तो x का वैल्यू आ गया 12। और x क्या माने थे, 3 वर्ष पहले का आयु, तो 3 वर्ष पहले इसका पोता कितना साल का था, 12 साल का। वर्तमान पूछ रहा तो 3 इसमें जोड़ देंगे, तो 12 3 15 साल वर्तमान आयु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आगे, त्रिभुज एम एन ओ में कोण एन कोण ओ के बराबर है और एन ओ 12 सेंटीमीटर, एम ओ 10 सेंटीमीटर और एम पी शीर्षलंब हो तो एम पी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए हम लोग एक ट्राइंगल बना लेंगे। इस ट्राइंगल का नाम क्या है, एम एन ओ, एम एन ओ।
इसमें कह रहा है कोण एन जो है ओ के बराबर है, यानी ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। जब ये दोनों कोण बराबर है तो इनके सामने वाली भुजा भी बराबर होंगे दोनों, ठीक है। एनओ 12 सेंटीमीटर, यानी ये नीचे वाला कितना है, 12 सेंटीमीटर है। एमओ 10 सेंटीमीटर, एम से ओ ये है 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 है तो ये भी कितना होगा, 10 ही होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। इसके बाद क्या कह रहा है कि ये एम पी शीर्षलंब है, यानी एम से इस तरह से खींच दीजिए, ये पी हो जाएगा, और ये शीर्षलंब है तो ये समकोण होगा, क्योंकि आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के जो शीर्षलंब होते हैं वो आधार को दो भाग में बांटते हैं और वो आधार को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये दोनों भी बराबर होगा। टोटल 12 है तो ये आधा कितना होगा, 6 हो जाएगा, और ये भी 6 होगा। अब देखिए त्रिभुज एम पी ओ एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 10 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा, 8 होगा पाइथागोरस से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। यही हमसे पूछा जा रहा था। आगे इसको सरलीकृत करना है, तो देखिए दो वेरिएबल है, किसी एक को जीरो कर लीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, y को जीरो करते हैं। y को जीरो करेंगे तो आंसर में ये वाला पोर्शन पूरा जीरो हो जाएगा, और ये खत्म, ये y वाला खत्म, ये भी, और ये भी समाप्त। इसके बाद x को कैलकुलेट कर लीजिए, 4x का स्क्वायर करना तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 5x का स्क्वायर, ये 25x स्क्वायर होगा। उसके बाद 4x गुना 4x करेंगे तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर। सबको जोड़िए, 25 16 41 16 57, 57x स्क्वायर इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर है, ये इसका आंसर है। आगे सुमन ने 20,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित की। यदि n वर्ष बाद उसे मिश्रधन के रूप में इतना रुपया प्राप्त होते हैं तो n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए मूलधन कितना है, 20,000, मिश्रधन कितना बन रहा है, 26,620, ठीक है। आप इसको कटा सकते हैं, जीरो तो कटेगा ही, 2 से कटा लीजिए, ये हो जाएगा 1,000 और ये हो जाएगा 1,331। इस रेशियो में जो है इसका धन बढ़ा है, और कितने वर्ष में ये बढ़ा है ये आपको देखना है। तो देखिए ये जो दोनों होता है रेशियो, ये किसी का स्क्वायर किसी का क्यूब, यानी समय के अकॉर्डिंग इसका पावर होता है। तो यहाँ पर 1,000 है, यहाँ 1,331 है, तो आप जानते हैं कि ये जो 1,000 है ये क्या है, ये 10 का क्यूब है, और ये 1,331 क्या है, ये 11 का क्यूब है। तो क्यूब दोनों में है, तो ये क्यूब जो है ये टाइम को डिनोट करेगा, तो टाइम इसका कितना हो जाएगा, 3 साल। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। आप यहाँ से रेट भी चेक कर सकते हैं, जैसे 10 से 11 हो रहा है तो एक का ब्याज है किसके ऊपर, 10 के ऊपर, तो 1/10 10% का रेट है, जो कि सवाल में भी ये दे रखा है। आगे 3 पाइप ए बी और सी एक साथ मिलकर एक टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप 2 घंटे के लिए खोले जाते हैं, उसके बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। बाद में पाइप ए और बी शेष भाग को 9 घंटे में भरते हैं। पाइप सी अकेले टंकी को कितने घंटे में भरेगा। देखिए ये जो ए बी और सी है ये तीनों का एफिशिएंसी साथ में हम लोग मान लेते हैं 1 यूनिट का है, तो टैंक का टोटल कैपेसिटी कितना होगा, 1 यूनिट के हिसाब से 8 घंटा लगता है तो 8 यूनिट का कैपेसिटी होगा, ठीक है। तीनों पाइप को, ठीक है, तीनों पाइप को 2 घंटे के लिए खोला जाता है, और तीनों का एफिशिएंसी कितना मान है, 1 यूनिट। तो 2 घंटे के लिए जब खोला गया तो 1 यूनिट के हिसाब से 2 घंटा में कितना काम करेगा, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट इन तीनों का इसमें माइनस कर दीजिए, तो बचा कितना, 6 यूनिट। आगे कह रहा है कि बाद में ए और बी शेष भाग को 9 घंटे में भरता है, यानी बाद में जो है सी को बंद कर दिया गया है, केवल ए और बी काम किया है, और इसको लगा है 9 घंटे। तो बाद में टाइम इतना लगा, लेकिन काम कितना है, 6 यूनिट का काम है। कहने का मतलब ये है कि ए प्लस बी जो है वो 6 यूनिट भरा है, टाइम लगाया 9 घंटे का, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो ए और बी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, तो 2/3 आ गया। और तीनों का साथ में माने थे 1 यूनिट, तो सी का कितना हो जाएगा, 1 में 2/3 घटा देंगे तो बचेगा 1/3। यही है सी का एफिशिएंसी। अब सी का टाइम पूछ रहा है, टंकी का टोटल कैपेसिटी ये है 8 यूनिट, तो 8 को 1/3 से डिवाइड करेंगे तो 1 नीचे रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 8 या 24 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आगे वास्तविक गुणांकों वाला एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके वास्तविक मूल 4 और -5 है। तो आप जानते हैं द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योगफल। तो दोनों को जोड़िए, 4 - 5 माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस पहले से, तो कुल मिला के ये प्लस का x हो जाएगा। उसके बाद प्लस में अल्फा इंटू बीटा,
दोनों को गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा माइनस में, तो लास्ट में माइनस का 20 आएगा बराबर 0। यही आपका वो समीकरण है जो पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2। आगे समीकरण यह है, इनके मूलों की प्रकृति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो मूलों की प्रकृति जानने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको द्विघात समीकरण में लाना होगा, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट पता करना होगा। तो इसको ले आते हैं, इधर से गुना करने के बाद कितना हो गया, एक्स स्क्वायर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 8। राइट साइड देखिए x प्लस 3 x माइनस 3 यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग जाएगा यहाँ पर, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 9 हो जाएगा। अब इसको इस तरफ ले आते हैं, ठीक है, तो 2x स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर इधर से घटेगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद 3x आएगा माइनस में हो जाएगा 3x, माइनस का 8 इस तरफ आके प्लस 60 होगा, लेकिन यहाँ 2 नमा 18 माइनस में, तो कुल मिला के माइनस का 10 होगा बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 ये हो गया। अब हमें निकालना होगा डिस्क्रिमिनेंट, उसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख देता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b है हमारा माइनस का 3 इसका स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस 4ac, ठीक है, 4 इंटू ए है 1, c है कितना माइनस का 10, तो गुना करने के बाद ये प्लस में हो जाएगा 40, 9 इधर 49, यानी d जो है पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके दो वास्तविक और भिन्न मूल्य होंगे। अब जानते हैं d अगर 0 से बड़ा होता है तो ये कंडीशन होता है, d अगर 0 के बराबर होता है तो दो वास्तविक मूल होंगे और दोनों समान होंगे। अगर d 0 से छोटा होता है तो उनके काल्पनिक और या फिर अवास्तविक मूल होते हैं। तो इस कंडीशन में जो है ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होता। आगे इसका मान ज्ञात करना है, तो निकाल लेते हैं। 3 नमा 27, ये 9 बार में जा रहा है, इसका वैल्यू 9 हो गया। ये 33 का ठीक है, ये जा रहा है 11 बार में, और ये 16 से 16 256 उसका 2 गुना है, तो ये 32 आएगा। तो 9 11 20 माइनस 32 माइनस का 12 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको गुना करना होगा, ये इसका अंक है और ये विद्यार्थियों की संख्या है। तो टोटल अंक कितना होगा, 10 गुना 17 170, ये 28 या 84 यानी 840 हो गया। 32 पंचे 160 पर 1 जीरो 1600 हो गया, और 24 सत्ते 168 होता है, उस पर 1 जीरो आएगा 1680। 19 नमा 171 उस पर 1 जीरो 1710। सबको जोड़िए, जोड़ने के बाद कितना आएगा, जीरो तो लास्ट में है ही, उसके बाद 7 4 11 11 8 19 19 1 20 बचा 2 2 1 3 8 11 6 17 6 23 7 30 बचा 3 3 1 4 1 5 1 6 6000। ठीक है, ये टोटल अंक हो गया। इसको टोटल विद्यार्थी की संख्या से डिवाइड करना होगा। तो टोटल विद्यार्थी का संख्या है कितना, यहाँ पर देखिए इसमें 10 20 30 30 60 20 80 10 90 90 इधर हो गया, 10 इधर 100, इधर 13 7 20 120 हो गया। ठीक है, ये कट जाएगा 50 बार में। यही इसका ओवरऑल माध्य, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। आगे 4 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7 11 और 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए माइनस करके मल्टीपल चेक कर सकते हैं, 11 का आसान है चेक करना, नहीं तो 7 11 13 का गुणनफल 1001 होता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन में 4 घटाने के बाद वो 1001 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पर घटाएंगे तो 9005 आएगा जो 1001 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं। इसमें अगर 4 घटाएंगे तो ये 1001 आएगा। ठीक है, ये 1001 से डिविजिबल है, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर नहीं लगाना है। उसके बाद बचा ऑप्शन 4, इसमें अगर 4 घटा देंगे तो ये बन जाएगा 9009। देखिए इसका सीधा सीधा 9 गुना है, तो ये 9 से मतलब इससे कट रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे संख्या ये इनका HCF ज्ञात करना है, तो ऑप्शन से देख लेंगे। 2 तो है ही, सब 2 से डिविजिबल है, आंसर हो सकता है। 8 से ये डिविजिबल नहीं है, 8 आंसर नहीं होगा। 6 से ये डिविजिबल नहीं है, 4 से भी ये डिविजिबल नहीं है। केवल ऑप्शन नंबर 1 ऐसा नंबर है जिससे तीनों डिविजिबल है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे यदि ये दिया है तो इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए इसका निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है, तो आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। नहीं तो आप क्या करिए, किसी एक वेरिएबल को जीरो कर दीजिए। 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो एक को हम लोग जीरो कर सकते हैं, तो आर को हम लोग जीरो कर देंगे। तो इन दोनों में आर है, दोनों जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर आर है और यहाँ भी है, तो ये दोनों जीरो हो गया। कहने का मतलब p प्लस क्यू 13 है, p क्यू 30 है, p क्यू प्लस क्यू का क्यूब आपसे पूछा जा रहा है।
ठीक है। आप यहाँ पर वैल्यू भी देख सकते हैं। देखिए पी क्यू 30 है तो 10 गुना 30 होता है, और 10×3 = 13 भी होता है। यहाँ 10 और 3 का वैल्यू लिया गया है, तो यहाँ पर रख दीजिए आप। 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा, और 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, तो 1027 इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम आपको पहले कई बार बताए हैं। यदि ये दिया है तो एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 2500 गुना 1, 2500 में 99 घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, 2401, और नीचे 2500, और राइट साइड क्या है, 49/√x। इसका वर्गमूल लेना है, तो 2401 क्या होता है, 49 का स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल 49 आ जाएगा, और नीचे से 50 बराबर राइट साइड है 49/√x। तो 49 तो कट ही जाएगा, यानी √x बराबर 50 है, तो x बराबर कितना होगा, रूट हटेगा स्क्वायर चढ़ेगा, यानी कि 2500 हो जाएगा, 50 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। आगे, एक वस्तु का सूची मूल्य 200 रुपया है। दो क्रमिक छूटों के बाद एक ग्राहक इसे 150 रुपया में खरीदता है। यदि एक छूट 10% है तो दूसरी छूट प्रतिशत में ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए एक छूट आपके पास प्राप्त है, तो आप क्या करिए, जो अंकित मूल्य है उसमें से वो माइनस कर दीजिए। तो 10% का डिस्काउंट है, तो 200 का 10% 20 रुपया होगा, 20 माइनस कर दीजिए तो बचा कितना, 180। अब 180 का सामान ये 150 में बेच रहा है, तो कितना का डिस्काउंट होगा, निकाल सकते हैं आप, 0 काट दीजिए, और 3 से कट रहा है 6 बार में, 3 से 5 बार में, यानी 6 का सामान 5 में बिक रहा है, 1 का डिस्काउंट है 6 के ऊपर, 1/6 कितना होता है, 16.66%। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। आगे, 9 सेंटीमीटर आधार और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई कर देंगे। आधार है 9, ऊंचाई है 16, 2 से 8 बार में 8×9 72, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे, एक वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य एक टीवी के क्रय मूल्य से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य में 18% की वृद्धि होती है और टीवी के क्रय मूल्य में 10% की कमी होती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के कुल क्रय मूल्य में क्या परिवर्तन होगा। देखिए आप दोनों सामान के क्रय मूल्य का रेशियो निकाल लीजिए। क्या करा, वॉशिंग मशीन है और टीवी है, टीवी को टी लिख देते हैं। टीवी के क्रय मूल्य से 40% कम है वॉशिंग, तो ये 40% का फ्रैक्शन 2/5। टीवी का मूल्य अगर 5 यूनिट है तो वॉशिंग मशीन का कितना होगा, 5 से 2 कम, यानी कि 3 यूनिट होगा। ठीक है, और पूछा क्या जा रहा है, 5 वॉशिंग मशीन 2 टीवी, तो एक वॉशिंग मशीन का इतना, तो 5 का कितना, 5 से गुना कर देंगे। एक टीवी का 5, तो 2 टीवी का कितना, 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, रेशियो ले लीजिए, 5 5 तो कट ही जाएगा, तो फाइनल रेशियो बच गया 3:2। अब देखिए क्या हुआ है, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य में 18% वृद्धि हुआ है, तो यहाँ पर प्लस का 18% कर दीजिए, और टीवी का क्रय मूल्य 10% कम हो गया, तो यहाँ पर 10% माइनस में कर दीजिए। अब आप ओवरऑल निकाल लीजिए, वेटेड एवरेज मेथड से यहाँ पर निकाल सकते हैं आप। 18 या 54%, इधर से माइनस का 10 दूना 20, इसको टोटल क्वांटिटी यानी 3 + 2 5 से डिवाइड करना होगा, 5 से कर देंगे, इतना परसेंट आपका आंसर होगा। तो ये हो गया 34/5, 5 6 के 30, 5 8 40, 6.8% जो है वृद्धि है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे, एक समूह में सभी बच्चों का औसत वजन 45 केजी है। यदि 42 केजी औसत वजन वाले 10 बच्चे समूह छोड़ देते हैं और 55 केजी औसत वजन वाले 2 बच्चे समूह में शामिल हो जाते हैं, तो समूह में बच्चों का औसत वजन इतना केजी बढ़ जाता है। प्रारंभ में समूह में बच्चों की संख्या कितनी थी। ठीक है, अच्छा सवाल है, बस आपको समझना है। सबसे पहले आप देखिए इसका जो एवरेज है वो कितना है, वर्तमान में 45 केजी। ठीक है, और जो छोड़ के जाने वाले हैं उसका औसत वजन कितना है, 42 केजी। यानी ये बच्चों के छोड़ के जाने से बाकी बचे हुए बच्चों को फायदा होगा। क्यों फायदा होगा, देखिए ओवरऑल एवरेज 45 है और जो जा रहा है उसका एवरेज कम है। इसका मतलब जो है जाने वाले बच्चे बाकी बच्चों का वजन जो है लेकर के बैठा हुआ था। अगर ये जा रहा है तो वो वजन उसको वापस करना होगा, तो बाकी बच्चे को फायदा होगा। कितना का फायदा होगा, कंपेयर करिए, 45 से 42, 3 का कमी है, और टोटल 10 बच्चे हैं, तो 3 × 10, तो 30 का यहाँ पर फायदा है। ठीक है, ये जाने वाले से फायदा हुआ। इसके बाद आने वाले का देखते हैं क्या स्थिति है, और कह रहा है कि 55 केजी औसत वजन वाले 2 बच्चे समूह में शामिल होते हैं। अब देखिए एवरेज था 45, अब 55 केजी वाला शामिल हो रहा है, तो यहाँ भी फायदा है। कितना का, 10 केजी का फायदा है प्रत्येक बच्चा पर, और 2 बच्चे आ रहे हैं, तो टोटल 10 दूना 20 केजी का फायदा है। यानी ग्रुप को
इतना केजी एक्स्ट्रा वजन मिल रहा है, ठीक है। और ये वजन जो है बटने के बाद क्या हुआ है, एवरेज इतना केजी बढ़ गया। तो ये है कि 4 का 4 5/4 केजी। तो जितना का वजन वृद्धि हुआ है एवरेज, उससे इसको डिवाइड कर दीजिए। तो एवरेज वजन वृद्धि है 5/4, तो 5/4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 20 50, 4 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे रहेगा, 5 से ये कट जाएगा 10 बार में, 10 चौके 40। यानी ये जो है 40, ये क्या है, ये वर्तमान में बच्चों की संख्या है, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है प्रारंभ में, तो एक्शन को आप रिवर्स कर दीजिए। क्या करना है, 10 बच्चे छोड़ के गए हैं, 10 आप इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। 10 को वापस ले आइए, जोड़ दिए। और 2 बच्चे जो है शामिल हुए हैं, तो 2 को वापस भेज दीजिए, तो 2 माइनस कर दीजिए। तो कुल मिला के 40 10 50 - 2 48 आपका आंसर होगा। तो प्रारंभ में 48 बच्चे थे, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। आगे, एक स्कूल टूर के दौरान 15 विद्यार्थियों के समूह में से एक को ग्रुप लीडर चुना जाता है। यदि ऐसे कुल 11 समूह हैं तो कितने विद्यार्थी टूर पर जा रहे हैं, ठीक है। आसान सवाल, 15 विद्यार्थी का समूह है, 11 समूह, तो 15 × 11 165 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे, इसमें कह रहा पी और टी कॉलेज में स्नातक स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो पी और टी देखना आपको, पी है 12% और टी है 18%, टोटल 30%। 30% निकालना है टोटल विद्यार्थी का। टोटल विद्यार्थी कितना है, यहाँ देखिए गलत दिया, ठीक है। यह है 32,500। तो 32,500 का 30%, 2 जीरो से परसेंटेज हटा देंगे, लास्ट में जीरो आएगा। और 325 दिया 975, यानी 9,750, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे, यदि अगले वर्ष सभी उत्पादों के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हुई और प्रतिशत लाभ समान रहा तो निम्नलिखित में से किस उत्पाद के विक्रय मूल्य में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है। देखिए, इसमें जिसका क्रय मूल्य अधिक है वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर 65 म्यूजिक सिस्टम का सबसे अधिक है, ये इसका आंसर होगा। ये कैसे होगा आप समझिए इसको, देखिए। अगर हम लोग पहला उठाएं रेफ्रिजरेटर का, तो क्रय मूल्य कितना है, 48 रुपया है। अगर इसका वर्तमान विक्रय मूल्य निकालें तो क्या होगा, प्रतिशत लाभ देखेंगे 22%, यानी क्रय मूल्य का 122% जो है इसका विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। और कह रहा है कि क्रय मूल्य में 10% का वृद्धि हो रहा है। तो ये तो पहले का है, अब वृद्धि करना 10%, तो कितना वृद्धि होगा, 48 का 10% यानी 4.8 का वृद्धि होगा क्रय मूल्य में। और सेलिंग प्राइस इसका 122% है, तो इसको 122% से गुना कर दीजिए, तो ये मिलेगा आपको, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको ये जो फाइनल सेलिंग प्राइस है वो मिलेगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 122% तो कॉमन ही है, तो बाकी 48 और ये जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 48 4 52.8 का 122% इसका सेलिंग प्राइस है। यानी ये परसेंटेज आपको वही रखना, बस आपको देखना है कि ये क्रय मूल्य जो है कहाँ पर सबसे अधिक बढ़ रहा है। तो जहाँ का क्रय मूल्य अधिक होगा वहीं बढ़ेगा अधिक, क्योंकि परसेंटेज सबका वही है, 10% सब में वृद्धि हुआ है। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 65 है, इसका 10% 6.5 सबसे अधिक है, तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।